갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Basics 이해가 about cells and neurons, history and scientists, protein synthesis और उसके अंदर के parts, evolution, theory of evolution, evidences of evolution, कितने evidences है 6, Darwin's theory of natural selection, Lamarckism, speciation और end में आपका human evolution. ठीक है, ये सारे parts इस लेसन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं. ओके, सो आज जो है इस टॉपिक ये वाले वीडियो में मैं बेसिक अबाउट सेल्स एंड न्यूरॉन्स और हिस्ट्री एंड साइंटिस्ट कराने वाला हूँ. ओके, हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूरो ट्यूटर्स. और हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर, साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो लेट्स हैव अ लुक. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी ये जो टॉपिक्स हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आगे रिलेटेड है. ठीक है, so let's begin with heredity and evolution, the very first chapter. So starting with the definition of heredity. ठीक है, सबसे पहले चलो समझते हैं कि heredity होता क्या है basically. So heredity का definition says the transfer of biological characters from one generation to another via genes is called heredity. अच्छा, ये तो काफी इतने सारे वर्ड्स हैं और मोस्टली सारे वर्ड्स हमें समझ में भी नहीं आ रहे. तो लेट्स ब्रेक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सबसे पहले ट्रांसफर. अच्छा, ट्रांसफर का मतलब पता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को भेजना, दैट इज ट्रांसफर. लेकिन ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करना. अच्छा, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते क्या है? ठीक है, इमेजिन फॉर इन ह्यूमन, इंसानों में कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. ये देखो, आपने हर इंसान अलग अलग दिखाई देता है. ठीक है, हर एक इंसान में मोस्टली डिफरेंसेस होते हैं. किसी की आंख अलग होती है, किसी की नाक अलग होती है, किसके बाल, किसकी बॉडी का साइज, किसके फिंगर्स, ठीक है, हेयर्स, सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है. लेकिन एक ही फैमिली में अगर देखा जाए तो मॉम और डैड, सॉरी, पेरेंट्स में और बच्चों में देखा जाए तो डैड और बच्चों में कुछ सिमिलैरिटीज रहती है, मॉम और बच्चों में कुछ सिमिलैरिटीज रहती है. ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. एक इंसान का कुछ भी आप ले लो, लाइक यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट चिन, ठीक है, विडोज पीक, ठीक है, ये जो बाल के जो मांग रहती है वो, डिम्पल्स, ब्राउन हेयर, फ्रेकल्स, ठीक है, फ्रेकल्स एंड ये दाने, डॉट डॉट, ये सारी चीजें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, लेकिन अभी फिर से स्टेटमेंट पे आ जाओ वापस कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट वाज सेइंग कि द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर. ठीक है, लेकिन किस में? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर, लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ठीक है, अभी जनरेशन क्या होता है, मॉम डैड हमारे फर्स्ट जनरेशन हो गए. ठीक है, फिर उनके बच्चे सेकंड जनरेशन और बच्चों के बच्चे थर्ड जनरेशन. ठीक है, तो ट्रांसफर हो रहा है किसका, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाया जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. ठीक है, अभी आप पूछोगे जीन्स क्या होता है, तो आई विल एक्सप्लेन जीन्स क्या होता है. जीन्स समझ लो फिलहाल के लिए एक छोटा सा हिस्सा है डीएनए का. ठीक है, अभी डीएनए आप सोचोगे, पूछोगे, ठीक है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन फिलहाल के लिए. कितना समझ लो कि वो कहीं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. ठीक है, सो फिर से द स्टेटमेंट क्या है आपका, the transfer of biological characters from one generation to another via genes is called heredity. और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक इंसान की कोई भी खूबी पकड़ लो. ठीक है, कोई भी चीज, अब हेयर, चिम, डिम्पल, ब्राउन कलर ऑफ हेयर, ठीक है, साइज, कुछ भी, कोई भी चीज उसकी क्या होती है, कैरेक्टर्स ही होती है. ओके, सो दिस वाज फॉर हेरिडिटी. नाउ स्टार्टिंग, चलो थोड़ा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं. अभी सबको याद ही होगा कि सेल्स क्या होता है. ठीक है, तो सेल्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, स्ट्रक्चर से भी और फंक्शन से भी जिंदगी को कौन चलाता है, सेल चलाता है. तो सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सेल कैसे दिखता है, सेल में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, लिक्विड फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, याद है, पावर हाउस ऑफ सेल, न्यूक्लियस ये ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल जिसको बोला जाता है. ठीक है, डीएनए इसके अंदर होता है. ठीक है, काफी अंदर. और कैसे होता है, वी विल जस्ट सी इन द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, all these are व्हाट, these are cell organelles. okay,
मतलब एक सेल के अंदर के छोटे छोटे हिस्से हैं ये, ओके। और यही सेल्स के जो छोटे छोटे हिस्से हैं यही सब मिला करके क्या बनता है सेल का। लास्ट हमने पढ़ा था अभी सेल और टिश्यू में एक टॉपिक था लास्ट नाइन्थ में कि सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिला के क्या बनता है टिश्यूज, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज क्या मिला के बनते हैं ऑर्गन, और वही ऑर्गन आगे जाके मिलके क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली, ये बेसिकली क्या है आपका एक नॉर्मल टिपिकल सेल है, ओके। तो न्यूक्लियस देख रहे हो आप, ओके। न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, अंदर होता है वो जीन्स जिसके थ्रू बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो हमारे प्रोसेस होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हेरिडिटी हो पाती है, ओके ना। तो जस्ट हमने देखा कि एक सेल क्या होता है, तो लेट्स बिगिन विद बेसिक्स अबाउट सेल्स एंड न्यूरॉन, ओके। जस्ट हमने देखा कि व्हाट इज अ सेल। फिर सेल कहाँ होता है, ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस सेल से बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। अच्छा, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल एक होता है जिसका जिसका नाम है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हर एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हर एक बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम समझ लो कि एक ऐसी रस्सी है जो लपेटी गई है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब एक रस्सी है जिसको बहुत ज्यादा हम लोगों ने क्या किया है ट्वेल्व 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 करके ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली क्रोमोसोम। और ये रस्सी एक्चुअली क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए का लंबा स्ट्रैंड है और उसको एंटांगल करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए, ठीक है। और जब मैंने हेरिडिटी पढ़ा रहा था, हेरिडिटी का डेफिनेशन, तो उसमें क्या बोला था वाया जीन्स। अब जीन्स कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, डीएनए तो मिल गया, ठीक है। तो याद रखना कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाता है एक जीन, ठीक है। और जीन का काम क्या है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड सुना हुआ आप लोगों ने, ठीक है। तो वो कौन बनाता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट एक जीन जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर प्रोटीन किस काम के लिए, तो एक चीज याद रखना हमारी बॉडी ऑलमोस्ट जितने भी उसके पार्ट्स है सब प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। लाइक अगर एक इंसान का अगर मैं हेयर देखूं तो हेयर जो है वो केराटिन से बना हुआ रहता है, ठीक है। नेल्स उसी तरह से प्रोटीन है। ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी पार्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, और प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि और प्रोटीन कहाँ से बनेगा जीन से, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का सेल्स के अंदर, सेल्स टिश्यूज के अंदर, वो ऑर्गन के अंदर, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली वेयर इज डीएनए, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा डीएनए का लोकेशन, ओके। ओके, इंडेक्स क्वेश्चन यानी ये जो क्वेश्चंस है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही प्रेजेंट है, तो विल हैव अ लुक एट इट। सो पहला क्वेश्चन, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स याद है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे जो इंसान के आंख नाक, ठीक है, शेप वगैरह स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करते हैं, वो कौन से कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जस्ट मैंने देखा अभी कि वो जो स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के अंदर किसके थ्रू क्रोमोसोम, किसके अंदर क्रोमोसोम के थ्रू जो है वो ये सारे ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है द क्रोमोसोम मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर कंपोनेंट्स दैट कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए हैं वो क्या करते हैं बेसिकली हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Next, coming to question number 2, what do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny, ठीक है। और ये अभी जस्ट डेफिनेशन देखा हमने हेरिडिटी का, ठीक है। तो वही है जो पेरेंट्स जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर पेरेंट्स टू प्रोजेनी यानी पेरेंट्स से बच्चों तक के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं वही इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी का दूसरा नाम इनहेरिटेंस भी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स या फिर बोल लो आप बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो मैंने स्टार्टिंग में देख रहे थे हम लोग फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड, which are the components of DNA molecule, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि डीएनए किससे बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, अब ये डेफिनेशन फिलहाल के लिए याद कर लो, आगे मैं
आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। तो आपको 3 चीजों से बेसिकली बना हुआ है आपका डीएनए, ठीक है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड है पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। सो दिस वर द 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ऑल दिस आर न्यू टर्मिनोलॉजीज अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। लेट्स प्रोसीड नाउ, अंडरस्टैंडिंग डीएनए, ठीक है। चलो डीएनए को समझ लेते हैं सबसे पहला कि वो क्या होता है डीएनए, ठीक है। सो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके नाम में ही इसके वो किस चीज से बना हुआ है ये छुपा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। ये है एक डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट था, डीएनए स्ट्रक्चर है। अभी लेट्स हैव अ लुक डीएनए क्या होता है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो डीएनए जो है बेसिकली वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स यानी कि ये स्ट्रैंड्स का ऐसा अरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए क्या है आपका? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, और 2 स्ट्रैंड्स है। एक ये वाला स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है आपको, एक ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड से बना हुआ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये डीएनए, ठीक है। फिर ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और हर एक स्ट्रैंड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। हर एक स्ट्रैंड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जो है वो बना हुआ है एक डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर each nucleotide sequence is made up of phosphoric acid, deoxyribose sugar and nitrogenous bases। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था पहले इंटेक्स क्वेश्चन में कि डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है। तो डीएनए कंपोनेंट्स है फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। तो आप लोग सोचते हो कि ये सारी चीजें हैं क्या? ये क्या नाम आप दे रहे हो सर, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये सारे केमिकल कंपोनेंट्स है, ओके। हमारे बॉडी के अंदर इतने छोटे लेवल पे भी केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या क्या कैसे कैसे केमिकल? एक तो सबसे पहला है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जिसमें हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सेकंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि एक शुगर है राइबोस, ठीक है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन के डेरिवेटिव से, ऑक्सीजन के एब्सेंस के वजह से बना हुआ शुगर होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। उसके अंदर एक बेस यानी एक और केमिकल कंपोनेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है, और वो भी बेसिस भी 4 तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सबसे पहले डीएनए क्या आपका? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बने हुए हैं। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मतलब न्यूक्लियोटाइड मतलब ये जो 3 जो स्ट्रक्चर, 3 कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये बेस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिला करके क्या बनाते हैं? आपका डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन बेस था, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस था वो कितने तरह का था? 2 तरह का होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, उसका भी नाम है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो 2 तरह के आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। अभी आगे आप सोच के ये और कंफ्यूज जाओगे, लेकिन कंफ्यूज रहना बिल्कुल भी, कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स भी आगे 2 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये 2 कैटेगरीज हैं, इनमें और 2 आता है। एक प्यूरिन्स होते हैं एडिनाइन और ग्वानाइन, और पायरिमिडीन्स होते हैं थाइमाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? ये आपने देखा नाइट्रोजन बेसेस 4 तरह के थे, ए, जी, सी और टी, ठीक है। ए यानी एडिनाइन, जी यानी ग्वानाइन, टी यानी थाइमाइन और सी यानी साइटोसाइन, ठीक है। ये चारों ही क्या है? आपके नाइट्रोजन बेसेस। उसके 2 कैटेगरीज हैं, ए और जी है वो प्यूरिन्स में आता है, और टी और सी जो है वो पायरिमिडीन्स में आता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अब ये स्ट्रक्चर बने कैसे हुए हैं? लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यहाँ पे देखो
फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे एंड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करते हैं, ये जो लंबी लाइन है ना, ठीक है, ये जो लाइंस है देख रहे हो, ये ब्लू कलर की लाइंस, ठीक है, ये कौन बना के रखा है, ये फॉस्फेट ग्रुप से बना के रखा हुआ है। तो इस एक एंड में क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे शुगर, ठीक है, उसके बाद ये डीऑक्सी राइबोस शुगर यहाँ पे चला आता है, ठीक है, यानी ये शुगर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे चला आता है, ठीक है। उसके बाद है बेसिस, ठीक है। बेसिस में क्या होगा, बेसिस में आपके पास ए, जी, सी और टी में से कोई भी एक बेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ए, ठीक है। वैसे ही मान लो इसके नीचे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक और राइबोस शुगर ऐसे ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, और उसके आगे मान लो कि दूसरा बेस प्रेजेंट है आपका जी, ठीक है। और ऐसे ये तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना, तो दूसरी तरफ से भी एक और स्ट्रैंड इसी तरीके से फॉस्फेट ग्रुप और इसके इस तरफ एक शुगर, ठीक है, और उसके एक एंड पे अभी अभी ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कौन सा, अभी इनके भी रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि इनका नाइट्रोजन बेसेस जो है वो किससे कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ए जो है हमेशा हर बार टी से ही कनेक्ट होगा, ठीक है, और जी जो है वो सी के साथ ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और केमिकल्स किसके साथ भी रिएक्शन नहीं करते। तो बेस आपका ग्रुपिंग कैसी होती है, ए टी के साथ और जी सी के साथ, ए टी के साथ और जी सी के साथ ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो मान लो एक तरफ आपका ए है नाइट्रोजन बेस में, तो दूसरी तरफ क्या होगा, टी होगा, ए टी, तो इन दोनों का क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और वैसे ही जी है तो जी के साथ दूसरी तरफ क्या होगा, सी, और यहाँ पे उसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो आते चले जाते हैं और अपना कनेक्शन बनाते चले जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो डबल हेलिक्स बन जाता है, ठीक है, इसी तरीके से। ओके, सो दिस वाज योर डीएनए। होप आपको समझा होगा। चलो रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्ट्रैंड रहते हैं, हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है, और ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 तरह से हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। पायरिमिडीन्स क्या, पायरिमिडीन्स कितने 2 तरह के, थाइमाइन और साइटोसाइन। अच्छा, ये दोनों साथ में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर प्यूरिन्स क्या, प्यूरिन्स ए और जी, और पायरिमिडीन्स क्या, टी और सी। लेकिन इनकी पेयरिंग जो है बहुत यूनिक होती है। ए जो है वो टी के साथ पेयरिंग करेगा और जी जो है वो सी के साथ ही पेयरिंग करेगा, ठीक है। और ये सब जब स्ट्रक्चर ऐसे ज्वाइन होते चले जाते हैं तो आपका डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो दिस वाज योर डीएनए। आई होप आपको ये समझा होगा। अब मैं जब जीन्स की बात करता हूँ तो याद रखना कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का मैं पार्ट डीएनए का हिस्सा कट कर दूं, ठीक है, और ये जीन जो मिला करके मान लो कैरोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन भी बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो मान लो कि ये क्या बनाता है, कैरोटीन बनाता है। तो ये जो जीन है, ये स्पेसिफिक जीन एक प्रोटीन के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब ये इतना हिस्सा ये वाला प्रोटीन बनाएगा। वैसे ऐसे अलग अलग जीन, डीएनए के अलग अलग जीन्स अलग अलग प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है आरएनए, ठीक है। अभी आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अभी समझ लो डीएनए के छोटे भाई, ठीक है, आरएनए, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं, डीएनए की मदद करते हैं उसको प्रोटीन बनाने में, ठीक है, मतलब सपोर्टिव रोल पे रहते हैं हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, वो तो वैसे ही रहता है, चेक, ठीक है। और यहाँ पे जो राइबोस है, ठीक है, उसमें देखो डीऑक्सी राइबोस था, इसमें क्या है, राइबोस ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और बेस सेम है, लेकिन कितने, 3 बेस सेम है। एक बेस इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है रिप्लेस करके, किसको, टी वाले थाइमीन जो था ना उसको चेंज करके आपका यू चलाता है, जिसका मतलब है यूरासिल, ठीक है। मतलब एक जो आपका पायरामिडीन था वो चेंज हो जाता है किससे, यूरासिल से, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है राइबोन्यूक्लिक एसिड में। पहला फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज, डीऑक्सी राइबोस की जगह पे क्या होता है आपका, अब राइबोस चलाता है,
और यहाँ से जो आपके नाइट्रोजन बेसिस थे उसमें टी जो है वो रिप्लेस होके किससे हो जाता है, यूरासिल से। यानी कि अब पेयरिंग कैसी होगी, पहले वो डीएनए में पेयरिंग कैसी हो रही थी, ए के साथ टी हो रही थी ना, तो यहाँ पे क्या होगी, आरएनए में ए के साथ यू की पेयरिंग होगी, ठीक है, और जी के साथ सी की पेयरिंग एज इट इज कंटिन्यू, ठीक है। सो इस तरह से हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड बनते हैं, आरएनए बनते हैं, ठीक है। और मोस्टली आरएनए क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते ना। आरएनए 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा टीआरएनए, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है इन तीनों का काम समझना, क्योंकि ये सपोर्टेड रोल में है, ये सपोर्ट करते हैं डीएनए को किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। अभी एमआरएनए कुछ इस तरह का है, ठीक है। देखो फॉस्फेट ग्रुप सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है, दूसरी तरफ स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। और ये देखो सेकेंड स्ट्रक्चर राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। इसका काम हम लोग आगे देखेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। और वैसे ही टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है न्यूक्लिक एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को। वो काम किसका है, बेसिकली टीआरएनए का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में आप डिफरेंसेस समझ लो। आरएनए 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इनका काम क्या है, बेसिकली मदद करना डीएनए को ताकि वो प्रोटीन बना सके, ठीक है। ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द बेसिक्स, ठीक है। और कमिंग टू नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज हिस्ट्री एंड साइंटिस्ट। ओके, अभी हर एक चीज की एक हिस्ट्री होती है, वैसी हमारी जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, हेरिडिटी और एवोल्यूशन है, ठीक है, किस तरह से जेनेटिक्स की खोज होती गई उसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री एक ब्रीफ में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको फाइंड द रिलेशन, गिव द रिलेशन में आपको ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ईयर 1886 में, चलो फिर से एक बार ध्यान से, सबसे पहले 1886 में साइंटिस्ट जिनका नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, ही इज नोन फॉर हिज पायनियर ऑफ द, ही इज नोन एज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत जो किन्होंने की थी, ग्रेगोर जोहान मेंडल की। तो आपको याद रखना है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी ग्रेगोर जोहान मेंडल ही है, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखो पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स इज ग्रेगोर जोहान मेंडल। इन्होंने किया क्या था, बहुत सारे पी प्लांट्स के साथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था और उसके रिलेशनशिप बताए थे। उसके फर्स्ट फ्लैग जनरेशन, सेकंड फ्लैग जनरेशन 9th स्टैंडर्ड में था आपको ये, ठीक है। फिर 1901 में ह्यूगो डे व्रिस ने म्यूटेशनल थ्योरी बताई थी, ठीक है, जिसके अचानक जो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, उसके रिलेशन में ह्यूगो डे व्रिस ने रिसर्च किया था। थर्ड है 1902 में वॉल्टर एंड सटन, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की, क्रोमोसोम्स के ऊपर। और किसके क्रोमोसोम पे, बेसिकली यहाँ पे ग्रास होपर सेल्स को लेकर के उसके क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी की थी, किससे, वॉल्टर एंड सटन ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नाम आपको आ सकता है, ठीक है। फिर ऑसवर्ड एवरी, मैकलेन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लियोड, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी डीएनए में। और क्या डिस्कवरी किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यानी क्या, कि जो चीज कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रही है, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी जेनेटिक मटेरियल होती है। तो किन्होंने प्रूफ किया था, इन तीनों ने प्रूफ किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड ने प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, इसका पूरा मॉडल जो है वो उन्होंने दिया था, ठीक है। सो दिस वाज हिस्ट्री एंड साइंटिस्ट। So we are done with 2 topics, that is basics and about cell and neurons, history and scientists. अब next video में we will learn about protein synthesis, ठीक है, और ये सारे 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.